स्कैनिंग क्या है? इंफॉर्मेशन क्या स्कैनिंग? इंफॉर्मेशन के लिए पढ़। स्किमिंग क्या है? एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है? ओवरऑल ठीक है, होल आइडिया या ओवरऑल आइडिया। सिंथेसाइजिंग और पैराफ्रेजिंग क्या होता है? सिंथेसिस जो पढ़े उसी से बना है सिंथेसाइजिंग। सिंथेसिस मतलब क्या पढ़े? सिंथेसिस एनालिसिस से सिंथेसिस की ओर जाते हैं। उसमें क्या करें? उसमें क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या था? विश्लेषण, संश्लेषण। एनालिसिस में क्या करते हैं? हाँ, भागों में डिवाइड करते हैं। उसके बाद उसको क्या कर देते हैं? सिंथेसाइज कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। तो सिंथेसाइजिंग का मतलब क्या होता है? जब हम कोई टेक्स्ट या कोई भी चीज रीड करते हैं तो उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन हमको इम्पोर्टेंट लगती है उसको पहले अलग करते हैं और उसके बाद जोड़ देते हैं। ऐसा कब करते हैं? एग्जाम्पल बताओ। जब नोट्स बनाते हो तो क्या करते हो? पूरी बुक छाप देते हो क्या? उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको पहले अंडरलाइन करते हो, छाटते हो, फिर क्या करते हो? फिर क्या करते हो? इम्पोर्टेंट चीजों को नोट डाउन करते हो। तो उसको कहते हैं सिंथेसाइजिंग। मतलब क्या करना है? पैराग्राफ भी आता है आपका वो करने के लिए, कंप्रेहेंस करने के लिए। तो उसमें क्या करते हो? मेन मेन जो चीजें लगती है आपको उसके नीचे अंडरलाइन करते हो जिससे आपको कंप्लीट आइडिया उससे मिल जाए। तो वो क्या कहलाता है? सिंथेसाइज। फिर उसको क्या कर देते हो? मर्ज। ट्रेसी राइटिंग जानते हो? ट्रेसी राइटिंग नहीं जानते हो? जो 10th-12th ऐसे ही पास, 10th-12th ग्रेजुएशन में भी आता है। सारांश, वही तो है। तो सारांश कैसे लिखते हैं? पूरा पैराग्राफ रहता है, उसको क्या करते हैं? रीड करते हैं, फिर उसका जो मेन आइडिया है एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं। मेन आइडिया जो है उसको निकाल के फिर क्या करते हैं? उसको अंडरलाइन करते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट बात है, फिर उसको सिंथेसाइज कर देते हैं, मतलब एक साथ लिख देते हैं। उसी को पैराफ्रेजिंग भी कहते हैं। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है? जो भी टेक्स्ट है उसको अपने शब्दों में लिखना या बोलना। ठीक है, आप अपने शब्दों में बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो। तो पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना। वो एक्सप्लेन लिखित रूप में भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। एग्जाम्पल बताओ इसका। एग्जाम्पल बताओ। जैसे
रेसी राइटिंग वही है। रेसी राइटिंग में हम क्या करते हैं, पूरे पैसेज को पढ़ते हैं और सारांश को अपने शब्दों में लिखते हैं, तो कहेंगे पैराफ्रेजिंग। या कोई भी स्टोरी आपको सुनाए, जैसे टीचर क्या करी, क्लास में स्टोरी सुनाई, स्टोरी सुनाने के बाद बच्चों से उस स्टोरी को क्या बोल रही है, रिपीट करनी है। जो उनको समझ में आए बच्चे क्या करेंगे, उस स्टोरी को समझाएंगे अपने शब्दों में, वो क्या है, पैराफ्रेजिंग है। बच्चों को रीडिंग सिखाने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। सी एंड टेल मेथड या लुक एंड से मेथड जिसको कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा, सी एंड टेल, लुक एंड से का मतलब क्या है, देखकर बोलना, ठीक है। देखो और कहो, क्या चीज देखकर कहते हैं, जैसे हम बच्चों को जैसे CAT कैट, जैसे बच्चों को जब इनिशियली सिखाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, CAT कैट स्पेलिंग देखते हैं और फिर उसका चित्र बना हो तो उनको नहीं भी पता है तो भी वो क्या बोलेंगे, उसको कैट बोलेंगे, बिल्ली बोलेंगे। तो उसको हम कहते हैं सी एंड टेल, जिसमें पिक्चर्स के माध्यम से हम जो भी लेटर्स या वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको क्या करते हैं, शब्द भी सिखाते हैं और सेंटेंस। सेंटेंस कैसे सिखाएंगे, लुक एंड से में। जैसे ये कैट है, कैट को देख के वो क्या कहेंगे, CAT कैट कहेंगे। अब इस पे आप कहोगे सेंटेंस बोलो, तो वो क्या करेंगे, कैट के बारे में 4-5 सेंटेंस बोलेंगे। तो उसको हम कहते हैं लुक एंड से मेथड। इसके डिसएडवांटेज क्या, एडवांटेज क्या है, पिक्चर को देख के तुरंत उनके दिमाग में उसकी स्पेलिंग या जो भी शब्द है, वर्ड है, वो आ जाता है। डिसएडवांटेज क्या होगा इसका, ऐसी चीज उनके सामने हम प्रेजेंट कर दे जो चीज उन्होंने पहले कभी नहीं देखी, तो बता पाएंगे क्या, नहीं बता पाएंगे। तो ये सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए यूज कर सकते हैं जो वो जानते हैं। लैंग्वेज एक्सपीरियंस मेथड, क्या समझ रहे हो नाम से, लैंग्वेज एक्सपीरियंस मेथड, नाम से क्या समझ रहे हो, जैसे जो भी भाषा हम सिखा रहे हैं, अगर उस भाषा का अनुभव बच्चों को है तो हम क्या कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। इसमें मतलब ये है कि आगे की चीज आपको बताने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा, जो चीज उनको आती, मतलब ये जो है क्या है आपका, नोन टू अननोन को फॉलो कर, मतलब जितना अनुभव है, जितनी वोकैबुलरी उनके पास है, जितना उनके पास ग्रामर ग्रामेटिकल नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उनको आगे की नॉलेज दोगे, आगे की चीजें सिखाओगे। तो ये क्या है, नोन टू अननोन को फॉलो करता है, जिसमें वो जानते हैं जिन चीजों को, उसकी मदद से फिर आगे की चीजें सीखते हैं। जैसे अगर उनके पास वोकैबुलरी नहीं है तो आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर सिखाने लग जाओ, कोई काम का होगा क्या, पहले उनके पास क्या होने चाहिए, अगर अल्फाबेट नहीं सिखाया, आप उनको ABCD नहीं सिखाया और डायरेक्ट वर्ड सिखाने लगे, समझ में आएगा क्या, तो एक सीक्वेंस होगा। तो जो चीज वो जानते हैं पहले उसका यूज करके, ABCD जानते हैं तो उनसे शब्द बनाना सिखा सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट मेथड,
क्या है? कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ। संदर्भ मतलब क्या होता है? संदर्भ मतलब बारे, उस विषय, उस चीज के बारे में, उस संदर्भ में जो चीज आप सिखाने वाले हो, जो भी टॉपिक आप बच्चों को समझाने वाले हो, उस संदर्भ में हम क्या करेंगे? सपोर्ट के लिए जो मटेरियल, यहाँ पे सपोर्ट का मतलब क्या है? टीचिंग एड, टीचिंग मटेरियल। कौन सा मटेरियल? टीचिंग मटेरियल। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इसमें किसके अंदर पढ़ रहे हैं? रीडिंग के अंदर पढ़ रहे हैं। रीडिंग के अंदर क्या हो सकते हैं? कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट मटेरियल, चार्ट वगैरह, या फिर यहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो बुक्स पे होता है। अब बुक्स का सिलेक्शन, बुक्स का क्या होना चाहिए? सिलेक्शन। कैसे सेलेक्ट करोगे बुक्स? बताओ। आपको रीडिंग सिखाना है बच्चों को, तो किस तरह की बुक आप यूज करो पढ़ना सिखाना? हाँ, जिसकी लैंग्वेज क्या हो? इजी हो, और पिक्चर्स हो, तभी इंटरेस्ट आएगा। छोटे बच्चे हैं, लड़कियों का इंटरेस्ट अलग होता है, लड़कों का इंटरेस्ट अलग होता है, तो उनके अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट किस किस चीज को ध्यान रखते हुए? इंटरेस्ट को ध्यान रखेंगे, लैंग्वेज को ध्यान रखेंगे, और उसमें क्या होनी चाहिए? पिक्चर्स या कलरफुल होना चाहिए। अगर वो कलरफुल नहीं है तो छोटे बच्चों को फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ये क्या है? रीडिंग के लिए हमको बच्चों को ऐसी बुक प्रोवाइड करवाना चाहिए जिससे उनमें, जिसको पढ़ने में उनको इंटरेस्ट आए, तभी उनकी रीडिंग के प्रति क्या होगी? इंटरेस्ट आएगा। अगर हम उनको ऐसी बुक दे दें जिसमें उनको इंटरेस्ट नहीं, तो वो पढ़ेंगे क्या? तो रीडिंग के लिए उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो ये तीन चीजें, CN10 मेथड, लैंग्वेज एक्सपीरियंस मेथड और कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट मेथड हो गई। राइटिंग स्किल क्या है? क्या है राइटिंग स्किल? कौन सी स्किल है? एक्सप्रेसिव स्किल है या प्रोडक्टिव? एक्सप्रेसिव है, प्रोडक्टिव भी है, और क्या है? और क्या है? मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। क्यों है मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और सबसे टफेस्ट स्किल इसको है? क्यों है? सबसे टफेस्ट स्किल क्यों है? रीइंफोर्समेंट स्किल की क्यों है? ये बाकी स्किल से कॉम्प्लिकेटेड, टफेस्ट क्यों है राइटिंग स्किल? ज्यादा रीडिंग को हम मतलब बोल के सुना कैसे कर सकते हैं? राइटिंग को उससे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये ग्राफिकल है, प्लस ग्राफिकल तो है, ग्राफिक्स में किसकी जरूरत होती है? करेक्ट होना चाहिए, आपका एरर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज इसमें किसकी जरूरत होती है? इसमें थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, जो सबके पास नहीं होता।
थिंकिंग एंड इमेजिनेटिव पावर होना चाहिए और प्रैक्टिस बहुत लगती है इसमें। बहुत सारे आइडियाज भले आपके दिमाग में होते हैं लेकिन एक्सप्रेस करने वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर, थिंकिंग के बाद इमेजिनेशन, थिंकिंग के बाद हाँ इमेजिनेशन। तो इसमें बहुत सारी चीजों पे काम करना पड़ता है। जैसे आप सिर्फ सुनने की बात करते हो तो आपने सुन लिया, उसमें कोई आपको कुछ वो सजा मिलेगी क्या, पनिशमेंट मिलेगी क्या, आपको किसी को इम्प्रेस करना है क्या सुन के। बोलने के समय आप बोल दोगे, थोड़ी बहुत गलती होगी तो होगी, लेकिन उसको कोई हमेशा याद रखेगा क्या, उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे क्या अगर आप बोल रहे हो तो। जब आप रीडिंग की बात करते हो तो भी जैसा आपको समझ में आ रहा है रीड करके आप उस चीज को समझ गए। लेकिन जब बात आती है राइटिंग की तो इसमें आपको क्या करना होता है, बहुत इम्प्रेसिव तरीके से, ये इम्प्रेसिव होनी चाहिए। ये जो स्किल है ये कैसी होनी चाहिए, इम्प्रेसिव। क्योंकि कुछ भी हम लिख सकते हैं क्या, लिखने जा रहे हैं तो लिखना एक कला है। क्योंकि लिखने का उद्देश्य क्या क्या होता है, मतलब किस किस लिए लिखते हैं हम, बात करने के लिए लिखते हैं क्या। अभी हम बात कर रहे हैं तो जनरली हमारी जैसी भी लैंग्वेज है साधारण बोलचाल की भाषा में हम उस तरीके से बात कर सकते हैं। लेकिन लिखने के समय उन भाषाओं का प्रयोग होता है क्या, लिखने का उद्देश्य ही कुछ अलग है। क्योंकि क्रिएटिव राइट क्रिएटिव कहलाता है, क्रिएटिव स्किल, क्रिएटिव मतलब कलात्मक, कला से संबंधित नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या उद्देश्य होते हैं हमारे लिखने के। किस किस लिए हम लिखते हैं, किसी को किसी चीज के लिए आवेदन करना, कोई चीज डिस्क्राइब करने के लिए लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, कविता लिखते हैं, निबंध या नॉवेल, ये सब क्या है क्रिएटिव स्किल में आएंगे। किसी को आप एक पत्र भी लिखते हो तो क्या मांगता है पत्र, आप क्योंकि पत्र भी लिख रहे हो मतलब इम्प्रेस करना होगा, तो उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उसके शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए, एक एक चीज इस पे ध्यान देना होता है। इसलिए इसको हम सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्किल कहते हैं। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स की जरूरत होगी, कौन कौन से एलिमेंट्स होते, सबसे पहले लेटर्स की जरूरत होगी। लेटर्स से क्या बनेंगे, वर्ड्स होंगे, वर्ड्स को अरेंज करने के लिए क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। अब ये लेटर्स और वर्ड्स के पहले भी कोई चीज होगी, प्रोनाउंसिएशन की तो जरूरत ही लिखने में, साउंड कहाँ से आते हैं, लिखते हैं तो साउंड होता है क्या। सबसे पहले शब्द आपको लिखना है, लेटर्स या जो भी आइडियाज आपको लिखने हैं, उसके पहले दिमाग में क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, कंटेंट, जो किससे संबंधित है, आपके थिंकिंग और आइडियाज के। सबसे पहले तो आइडियाज होंगे, उन आइडियाज को ही आप शब्दों में और स्ट्रक्चर में अरेंज करो। अब इन शब्दों को अरेंज करने के साथ साथ जो स्ट्रक्चर का हम यूज कर रहे हैं उसमें प्रॉपर आपको किन किन चीजों का ध्यान देना होगा, पंक्चुएशन आप करेक्ट होने चाहिए, पंक्चुएशन अगर गड़बड़ हुआ तो मीनिंग भी गड़बड़ होगी, और कहाँ कहाँ पे पॉज देना, पॉज पंक्चुएशन में ही आ जाए, और हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग का मतलब क्या होता है, सुंदर, हाँ ठीक है, मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लेटर। जैसे इंग्लिश में लिखते हैं तो हमको ऐसे 3 लाइन में क्यों लिखवाए, ठीक है, कि अरेंजमेंट सही हो। अगर हम इसको ऐसा लिख दे तो इसको सही हैंड राइटिंग कहेंगे क्या। तो हैंड राइटिंग का मतलब सिर्फ सुंदर दिखना नहीं होता, हैंड राइटिंग का मतलब होता है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ना,
लेटर का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए और लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। कोई भी चीज आप लिखते हो उसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं है, मतलब सिंपल होना चाहिए। आपको राइटिंग को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, ठीक है। स्पेसिंग का भी ध्यान रखना होता है लिखने के समय। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो कुछ और शब्द बन जाएगा, ठीक है। इसलिए स्पेसिंग का भी ध्यान दें। तो ये सारी चीजें हमको राइटिंग स्किल में ध्यान देना होता है। ये सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं राइटिंग स्किल। हो गया ये। अब राइटिंग स्किल के क्या क्या स्टेप्स होंगे बताओ, शुरुआत कैसे करेंगे लिखने की। बच्चों को सिखाना है प्रिपरेटरी स्टेज में, तो कैसे सीखना है। जब बच्चा एकदम छोटा बच्चा लिखना सीखता है तो एक प्रिपरेटरी स्टेज में जो आपका स्क्रिबलिंग होता है, इसको भी हम क्या कहते हैं, राइटिंग स्किल के अंदर इंक्लूड करते हैं। कौन सी स्टेज में, प्रिपरेटरी स्टेज में। जब वो लिखने की शुरुआत करता है, सबसे पहले तो पेंसिल चलाना सीखेगा ना। स्क्रिबलिंग का मतलब क्या होता है, कुछ भी जैसे कुछ भी बना देते, ये स्क्रिबलिंग है, जिसको हम लोग गोता मार दिया, ठीक है। उसी को हम क्या कहेंगे, स्क्रिबलिंग। तो शुरुआत उसी से करता है बच्चा, सबसे पहले पेंसिल पकड़ना सीखता है, जैसे उसको बनता है वो घुमाता है। जो प्रिपरेटरी स्टेज में स्क्रिबलिंग को हम राइटिंग स्किल कह सकते हैं, पर ये वैसे स्किल नहीं है। स्क्रिबलिंग कोई राइटिंग स्किल नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में पूछता है कैसे प्रिपरेटरी स्टेज में क्या स्क्रिबलिंग राइटिंग स्किल में आएगा, तो आएगा, ठीक है। नहीं, जो ऐसे डॉट डॉट को मिलाना ये अलग चीज, ठीक है, इसको भी पढ़ो। ये सिर्फ पेंसिल को जैसे चाहे वैसे घुमाना, सिर्फ पकड़ना सीखते बच्चे तो कुछ भी बनाते हैं, बॉल बना रहे, कुछ भी बना रहे, तो वो स्क्रिबलिंग कह रहा है। इसको हम फ्री हैंड ड्राइंग भी कह सकते हैं, फ्री हैंड ड्राइंग, क्योंकि ये कैसी ड्राइंग है, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं बना रहे, फ्री हैंड, जैसा हाथ चल रहा है वैसा चला। तो फ्री हैंड ड्राइंग या स्क्रिबलिंग सबसे पहले सीखते हैं। फिर क्या सीखेंगे, कंट्रोल्ड ड्राइंग, ये फ्री हैंड ड्राइंग है। फिर क्या सीखेंगे, कंट्रोल्ड ड्राइंग। इसका क्या मतलब है, अब कैसी ड्राइंग करेंगे। कंट्रोल्ड ड्राइंग कहने का मतलब क्या, जो शेप आपने बच्चों को बताया है वही चीज बनाएंगे। अगर आपने उनको सर्कल का है तो वो सर्कल बनाएंगे, ट्राइंगल का है तो ट्राइंगल बनाएंगे, कोई लेटर लिखने को कहा है तो लेटर लिखेंगे। जो भी चीज उनको कही गई है कि जो भी ड्रॉ करने के लिए कहा गया वो कैसा होगा, कंट्रोल। अब फ्री नहीं, ठीक है। अब आप उनको शेप बनाना सिखा रहे तो वो क्या करेंगे, कंट्रोल्ड ड्राइंग करेंगे। अब प्रॉपर शेप देना सीखेंगे। शेप देना सीखने के बाद क्या सीखेंगे, आप शेप बनाना सीख गए, ठीक है, शेप बनाना सीख गए। अब क्या सीखेंगे, लेटर लिखेंगे, लेटर सीखेंगे, ABCD अल्फाबेट्स। Acquaintance with written form। अब क्या सीखेंगे, यहाँ पे वो सारे शेप बनाना सीख गए। अब राइटिंग के फॉर्म की ओर आगे बढ़े, अब लिखना कैसे, ठीक है। यहाँ पे वो लेटर्स भी सीख सकते
करते क्योंकि अनार आम सीखना, ABCD सीखना, इस समय वो शेप देना ही सीख रहे हैं। ठीक है, इसमें वो सब चीज सीख जाएंगे। यहाँ पे क्या सीखेंगे? एक्वेंटेंस विद रिटन फॉर्म। अब फॉर्म को समझेंगे, स्ट्रक्चर को समझेंगे, अब शब्दों को समझेंगे। क्या क्या बनाना सीखेंगे? यहाँ पे शब्द से किसकी ओर जाएंगे? वाक्य की ओर। जिसमें क्या आएगा? सबसे पहले फ्री इमिटेशन मेथड। सबसे पहले वो क्या करेंगे? फ्री इमिटेशन का मतलब क्या है? इमिटेशन मतलब अनुकरण। ठीक है, इतने बार तो यूज हुआ है अनुकरण। तो अभी वो अनुकरण करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। मतलब जैसा आप उनको सिखाओगे, अगर आप उनको सिखाओगे CAT कैट लिखना है तो वो CAT कैट लिखेंगे, क्योंकि अभी उनको कुछ चीज पता है क्या? नहीं पता। तो जो जो आप सिखाओगे वो इमिटेट करके लिखेंगे, गलतियां भी करेंगे। तो गलतियां करने के लिए अभी वो फ्री में। फिर क्या होगा? फ्री के बाद प्रेसिंग, ये कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। अब कंट्रोल हो जाएगा। पहले तो आप सिर्फ उनको सिखा रहे होते हो फ्री इमिटेशन मेथड में, जैसा जैसा आप बनाओगे वैसा वैसा बच्चे देख देख के बनाएंगे। ठीक है, फिर जब कंट्रोल में आते हैं तो हम क्या, ये है प्रेसिंग वर्ड, प्रेसिंग मेथड। प्रेस का मतलब क्या था? प्रेस करना मतलब पीछा करना, फॉलो करना। तो यहाँ पे वही जो डॉट वाला होता है, तो इसको वो क्या करते हैं? ट्रेसिंग करते हैं। बिंदु से बिंदु मिलाते हैं और बनाना सीखते हैं। इसको कहते हैं ट्रेसिंग मेथड। ट्रेस मतलब होता है वैसे पीछा करना, पीछा ही कर रहे हैं बिंदु से बिंदु का, फॉलो करना। FG फ्रेंच मेथड सुनो। छोटे बच्चों के लिए है अभी ये सारे मेथड। FG फ्रेंच मेथड इसमें बच्चे पेंसिल से नहीं बनाते, डायरेक्ट कोई सैंड या क्ले, ठीक है, रेत पर शेप देते हैं सिर्फ उंगली से। ठीक है, पेंसिल वगैरह नहीं, पहले वो हाथ से ही सीखते हैं, उसके बाद फिर पेंसिल। तो FG फ्रेंच मेथड में सिर्फ आपको क्या याद रखना है? रेत पर उंगलियों से कोई भी आकार बनाने वाला मेथड क्या कहलाता है? FG फ्रेंच मेथड, या ये प्ले वे मेथड, जहाँ पे बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। किंडरगार्टन भी प्ले वे में आ जाएगा। किंडरगार्टन में क्या सिखाते हैं? किंडरगार्टन मेथड में क्या सिखाते हैं? किसने दिया था किंडरगार्टन मेथड? रॉबिन। क्या सिखाते हैं ये? खेल खेल में कैसे, कौन सा खेल? जैसे यहाँ पे ये रेत या क्ले पे बनवा रहे हैं, ठीक है, इसमें वो क्या करते थे किंडरगार्टन में? पेंसिल वगैरह यूज नहीं करते थे। जैसे कोई लकड़ी है या जैसे ये है तो इससे ऐसे बनाना सिखाएंगे, ये फॉर एप्पल, ये इस तरीके। तो कोई भी वुड, प्लास्टिक, स्टिक्स या और कोई भी सामान, चीजों का यूज करते हुए शेप बनाना। ठीक है, जो भी चीजें अवेलेबल है उनसे शेप देके सिखाना। तो ये भी प्ले वे मेथड में आएगा। खेल खेल में सिखाएंगे बच्चों को। ठीक है, ये याद रखना। ये पूछते हैं FG फ्रेंच मेथड और किंडरगार्टन मेथड में क्या होता है बताओ? FG फ्रेंच मेथड में कैसे सिखाते हैं?
फिंगर के ऊपर से आगे स्टिक्स कुछ भी लिख सकते हो, जो भी सामान है उन सामान का, जैसे ये भी है वायर, तो वायर से भी वो कोई शेप बनाना सिखा सकते हो। कोई भी चीजों का प्रयोग करके शेप सिखाना, किंडरगार्टन मेथड। ठीक है, यहाँ तक अब बच्चे क्या सीख गए? ठीक है, पेंसिल पकड़ना सीख गए, पेंसिल से प्रॉपर शेप देना सीख गए, सब कुछ सीख गए। अब क्या सीखेंगे? अब क्या सीखेंगे? लिखना प्रॉपर। ये बहुत छोटे बच्चों के प्राइमरी लेवल, प्राइमरी में भी बहुत छोटे, जो किंडरगार्टन स्कूल जाते हैं या जो सिर्फ कभी लिखना सीख रहे, पेंसिल पकड़ना सीख रहे। अब क्या करेंगे? मेथड्स या अप्रोच इसी के आगे का है। तो सबसे पहले क्या होगा? फेमिलियराइजेशन, फेस। फेमिलियर शब्द से क्या समझते हो? फेमिलियर शब्द से क्या समझते हो? ठीक है, फेमिलियर मतलब क्या होता है? क्या मतलब जिससे वो परिचित हो, परिचित। तो अब वो क्या सीख चुके? लेटर्स वगैरह सीख चुके हैं। मतलब यहाँ पे अब वो क्या करें? जो शब्द, जो लेटर वो जानते हैं, उनको जोड़कर नए नए शब्द बनाना सीखें। मतलब यहाँ पे सबसे पहले जो भी टेक्स्ट हम उनको लिखने के लिए दे रहे हैं वो कैसे होंगे? जिनसे वो परिचित है। जैसे वो गाय को देखें तो आप क्या बोलोगे? अपने मतलब एक गाय के बारे में कुछ लिखो या अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ लिखो, तो उनसे और उनसे संबंधित शब्दों से वो परिचित है तो वो लिख पाएंगे। अननोन चीजों के बारे में अगर लिखने के लिए देंगे तो लिख पाएंगे क्या? तो ये क्या है? फैमिलियराइजेशन फेज। कंट्रोल टू फ्री, क्या मतलब है इसका? कंट्रोल्ड से फ्री की ओर जाना। मतलब पहले, जैसे पहले सीखे तब लिखने की बात, पहले हम उनको कंट्रोल्ड राइटिंग सिखाते। कंट्रोल्ड मतलब पहले हम जब उनको स्ट्रक्चर बताएंगे कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, तो उसके अकॉर्डिंग पहले वो कंट्रोल्ड रहेंगे कि आपको ऐसे ऐसे लिखना है, गलती नहीं करना। उसके बाद जब वो सीख जाते हैं स्ट्रक्चर को फॉलो करना, वोकैबुलरी को अच्छे से यूज करना, सेंटेंस को कब कहाँ कैसे यूज करना है टीचर के गाइडेंस में, जब वो सीख जाते हैं उसके बाद हम उनको क्या कर देते हैं? फ्री करते हैं। एग्जाम्पल बताओ। अच्छा, इसका एक उदाहरण और कंट्रोल्ड और फ्री का। आपके एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से? जब आप एग्जाम देते हो तो कौन कौन से दो टाइप के? ऑब्जेक्टिव और रिटन, डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। तो जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हो तो वहां पे आंसर कैसा होता है? कंट्रोल, जो सही है वो सही है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको सिनोनिम लिखना है तो कुछ और लिख सकते हो, किसी एक वर्ड का जो सिनोनिम होगा वही लिखोगे, कुछ और लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो कंट्रोल का मतलब है जो है वो है वन वर्ड आंसर लिख दो या वन लाइनर आंसर लिख दो। उसको कुछ और लिख सकते हो क्या? जो फैक्ट है, जो एक्चुअल है। मतलब यहाँ पे ये क्या होता है? एक्चुअल, एक्चुअल आंसर। इसमें एक नंबर मिला तो मिला, गलत हुआ तो एक भी नहीं मिला। और ये फ्री का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पे आप
पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? इस तरह के क्वेश्चन, पैराग्राफ राइटिंग, एप्लीकेशन या ऐसे राइटिंग। एप्लीकेशन क्या है? कंट्रोल्ड है कि फ्री है? कंट्रोल एप्लीकेशन कंट्रोल्ड। और लेटर? लेटर लेटर दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल लेटर कंट्रोल्ड है क्योंकि उसका स्पेसिफिक रूल होता है कि आपको कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करना है। और ये जो आपका इनफॉर्मल होता है वो फ्री है, उसमें आप फ्री होते हो, कैसे भी शब्द यूज कर सकते हो। तो फ्री या डिस्क्रिप्टिव में क्या किया जाएगा आपका? ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने कुछ शब्द गलत कर दिया, कुछ सेंटेंस गलत कर दिए या कुछ ग्रामेटिकल एरर हुआ तो क्या पूरा नंबर कट जाता है? आपके आइडियाज को यहाँ पे हर चीज देखा जाता है। यहाँ पे मेन क्या होता है आपका? आइडिया। यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर पे ध्यान नहीं दिया जाता, यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको बोल देगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करो। अब कंटिन्यूअस की जगह आप परफेक्ट में चेंज करो तो नंबर मिलेगा क्या? क्योंकि वो कंट्रोल है। ये इसका मतलब होता है डू एज डायरेक्टेड। यही आता है ना क्वेश्चन। डू एज डायरेक्टेड का मतलब क्या होता है? करो जैसा जैसा कहा गया, जैसा जैसा डायरेक्शन दिया गया है, जो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए बस वही करना, उसको हम कहते हैं कंट्रोल। और फ्री क्या होता है? जहाँ पे आप डिस्क्राइब करते हो, आप फ्री हो अपने आइडियाज को जैसे चाहे वैसे एक्सप्रेस कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे कि अपने आइडियाज को आप कितने अच्छे तरीके से अरेंज कर पाते हो। तो ये है फ्री। कंट्रोल्ड और फ्री समझ गए? ओपन एंडेड यही है। डिस्क्रिप्टिव क्या है आपका? ओपन एंडेड, जितना चाहे मतलब इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ये ओपन एंडेड मैथ्स में लेते हैं कि आंसर फिक्स होना चाहिए और एक अप्रॉक्स है उसमें लेते हैं ओपन एंडेड। जैसे अप्रॉक्स है, ठीक है, जैसे अप्रॉक्स है मतलब जिसका आप फिक्स आंसर नहीं बता सकते, उसमें वो क्या है आपका? ओपन एंडेड। और ये जो कंट्रोल्ड होता है ये क्या आता है? क्लोज एंडेड, क्योंकि फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ओपन एंडेड है और ये क्लोज एंडेड है। गाइडेड राइटिंग क्या है? यहाँ पे आप फ्री थे ग्रामेटिकल एरर के। अगर आप प्रेजेंट टेंस के इज एम आर की जगह कुछ और यूज कर दिए, वो गलती वहां पे माफ की। आपने थोड़ा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ किया, वहां पे माफ था। लेकिन यहाँ पे क्या है? गाइडेड राइटिंग। जब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपके आइडियाज पे फोकस किया जा रहा था, ग्रामेटिकल एरर पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं और गाइडेड राइटिंग के स्टेज में पहुंचते, मतलब यहाँ पे टीचर अब आपको क्या करेंगे? गाइड करेंगे। अब जब गाइडेंस मिल रही तो वहाँ पे क्या किया जाए? एरर करेक्शन। एरर करेक्शन मतलब यहाँ पे एरर नहीं होना चाहिए, एरर होगा तो मार्क्स कटेंगे। एग्जाम्पल बताओ इसका। हम डिक्टेशन वगैरह में कोई आंसर लिखते हैं, जैसे टॉपिक भी दे देते ना टीचर क्लास में, आपका राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए या टेस्ट के लिए कोई टॉपिक आपको मिलता है और उस टॉपिक पे लिखना है, तो वहाँ पे टीचर क्या करेंगे? आपको गाइड करेंगे कि कैसे कैसे आप लिख सकते हो। फिर आप लिखोगे और उसमें जो एरर होगा उसको टीचर क्या करेगी? करेक्ट करेगी। तो वही टेस्ट चल रहा है आपको।
एडवांस्ड पैटर्न, फोर्थ पॉइंट एडवांस एडवांस्ड पैटर्न नाम से ही समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम गाइडेड राइटिंग में जो टॉपिक बच्चों को दे रहे थे उसमें वो कौन सा चीज लिखेंगे, पैराग्राफ। यहाँ पे वो क्या होगा, इसी के अंदर पैराग्राफ मेथड है। इसके अंदर हम वो पैराग्राफ कितने के लिए देंगे, जो सेंटेंस से मिलके बना होगा सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस से क्या बनाएंगे, पैराग्राफ बनाएंगे। वो पैराग्राफ को बहुत अच्छे से बनाना सीख गए हैं, एरर करेक्शन अब वो करने लगे, मतलब अब कोई गलती वो नहीं कर, प्रॉपर वो लिखना सीख गए हैं बिना गलती के। तो अब वो क्या करेंगे, इसकी तरफ जाएंगे, एडवांस्ड पैटर्न। एडवांस्ड पैटर्न क्या होगा, एडवांस्ड पैटर्न में यहाँ पे गाइडेंस मिल रही थी, यहाँ पे क्या होगा, विदाउट गाइडेंस। विदाउट गाइडेंस यहाँ पे अपनी थिंकिंग, अपने आइडियाज और अपना स्टाइल या कंटेंट यूज करें, और वो भी कैसे, क्रिएटिवली, बिना किसी एरर। प्रोसेस अप्रोच, इससे बना ये प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस मतलब प्रोसेस प्रक्रिया है। प्रोसेस मतलब क्या होता है, एक प्रक्रिया। तो कुछ राइटिंग्स क्या होती है, एक प्रक्रिया, एक क्रम में चलती है। प्रक्रिया मतलब क्या होता है, कोई भी प्रक्रिया कैसे होती है, सिस्टमैटिक, एक क्रम में होती, क्रमबद्ध होती है। तो ये जो है प्रोसेस अप्रोच, कुछ राइटिंग ऐसी होती है, कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो हमको क्रम में पूरे करने होते हैं। कौन सा है बताओ, एग्जांपल। ऐसे राइटिंग करना है, स्टेप में लिखना है, उसके पहले लिखना तो सिर्फ लिखना होगा, लिखने से पहले की भी तैयारी, लिखने के पहले की तैयारी। इंट्रोडक्शन सब लिखने में आ गया, इंट्रोडक्शन लिखने से भी पहले तो कुछ करना पड़ेगा, प्रॉपर मार्किंग, पेन कॉपी पकड़ने से पहले। जब हम बच्चों को क्या देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, आप लोग क्या तैयार करते हो, सेमिनार तैयार करते हो या कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हो, तो सीधा लिखना शुरू कर देते हो क्या करते हो। चलो आप लोग वो तो बनाए होंगे सेमिनार, पीजी सब की, कैसे बनाते थे, लिखने के पहले भाई लिखेंगे तो सब इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसकी कंटेंट जो है कंक्लूजन उसको लिखोगे। लिखने के पहले आपको असाइनमेंट, सेमिनार तैयार करना है किसी टॉपिक पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या करो, अच्छा बताओ, सेमिनार बनाए कि नहीं बनाए, पीछे बताओ, कोई चीज प्रेजेंट की हो कि नहीं की हो ना। तो प्रेजेंटेशन देने के पहले भी क्या क्या किए हो, सीधा लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले क्या करते हैं, टॉपिक। टॉपिक का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम। ठीक, कुछ भी हो सकता है, टॉपिक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसके लिए आपको काम करना। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, टॉपिक होगा, प्रॉब्लम होगा, जिसके ऊपर आपको क्या करना है, सेमिनार या असाइनमेंट या प्रोजेक्ट तैयार करना। फिर क्या करोगे, उससे संबंधित, उस टॉपिक से, उस प्रॉब्लम से संबंधित क्या करोगे, रिसर्च का ही हिस्सा, ये सब रिसर्च है। रिसर्च करने से पहले क्या करते हैं, रिसर्च का मतलब क्या होता है,
जिस टॉपिक पे बात हो चुकी है उस पे और आप नए आइडियाज दोगे तो सीधा देना शुरू कर दो। पहले देखोगे ना कि उस टॉपिक पे और क्या क्या बातें दूसरों ने की, उसको कहते हैं रिव्यू। रिव्यू लिटरेचर, ठीक है। ये तो बड़े बड़े लोगों का हो गया, छोटे लोग इतना सब कुछ नहीं करेंगे। रिव्यू लिटरेचर कहने का मतलब जो ऑलरेडी उस बारे में बात हो चुकी है आप देखेंगे तो उस पर क्या क्या बात हो चुकी, किन किन चीज़ों पे बात नहीं हुई, तो क्योंकि आपको नई चीज़ देना है। रिसर्च का मतलब क्या होता है, कुछ नया दे। फिर क्या करते हैं, उससे संबंधित डाटा कलेक्शन करेंगे। अब ये छोटे बच्चे भी करते हैं। डाटा कलेक्शन का मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे आप बच्चों को प्रोजेक्ट लिखने के लिए दे रहे हो पर्यावरण पे, तो वो जगह जगह से अलग अलग बुक से जो भी टॉपिक के अकॉर्डिंग हो, जहाँ से उनको अच्छा कंटेंट मिलेगा सब जगह से वो क्या कर लेंगे, कलेक्ट करेंगे। जब कलेक्ट किए तो अरेंज्ड होगा क्या, नहीं होगा, अलग अलग जगह से लेकर आए, तो उसको हम कहते हैं डेटा एनालिसिस। अब एनालिसिस का मतलब क्या है, विश्लेषण करेंगे। मतलब जब बहुत सारा आपको लगता है कि ये भी सही, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, आप जब इकट्ठा करते हो तो जहाँ जहाँ से आपको जो जो अच्छा लगता है पूरा इकट्ठा करते हो, उसके बाद और छांटते हो ना उसको, पूरा का पूरा उसको छाट देते हो और छाटते हो। तो जो कलेक्टेड डेटा है उसमें से और ज़्यादा छटाई करना और ज़्यादा विश्लेषण करना, मतलब अब एकदम काम की चीज़ उसमें से आप क्या कर लेते हो, अलग कर लेते हो। उसके बाद विश्लेषण के बाद क्या, सबको जोड़ के संश्लेषण, सिंथेसाइजिंग। सिंथेसाइजिंग इसको हम क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग। सिंथेसाइजिंग की जगह वो क्या लिखते हैं, ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, जो भी कलेक्टेड डेटा है जो आपने छांट लिया है उसको एक क्रम में जमाना। सिंथेसाइजिंग का मतलब क्या होता है, जमाना, और ड्राफ्टिंग का मतलब भी क्या होता है, क्रम में जमाना। आपने पूरे डेटा को अच्छे से कौन सा कहाँ पे होना चाहिए एक सीक्वेंस में आपने अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद क्या करते हो, जमा, प्रेजेंट कर देते हो, उसको चेक करते हो। चेक क्या बोलेंगे उसको, इवैल्यूएशन। और फिर क्या करते हैं, इवैल्यूएट करने के कुछ गलती भी निकलेगी, कुछ करेक्शन करोगे, कुछ लगेगा नहीं ये चीज यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, ये चीज यहाँ होना चाहिए, उसको कहेंगे रीड्राफ्ट। फिर से अरेंज कर, जो चीज सही जगह पे होनी चाहिए उसको सही जगह पे रखते हो, जो हटाना है हटाते हो, जो जोड़ना है वो जोड़ते हो, हो गया रीड्राफ्ट। और लास्ट में फिर क्या करते हैं, प्रेजेंट या सबमिट। इसको प्रूफ रीडिंग इसको ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, प्रूफ रीडिंग आप खुद भी कर सकते हो, किसी दूसरे से भी करवा सकते हो। तो यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो असाइनमेंट और ये प्रोजेक्ट वर्क, ये किस में आते हैं, प्रोसेस अप्रोच में। आप लोगों को कोई असाइनमेंट दिया, कोई प्रोजेक्ट दिया, तो सबसे पहले उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये चीज़ को वो नहीं करते हैं रिव्यू लिटरेचर, सीधा डाटा कलेक्शन करते हैं। डाटा कलेक्शन के बाद डेटा एनालिसिस करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग करते, जमाते हैं। ड्राफ्टिंग के बाद उसकी फिर से प्रूफ रीडिंग करते हैं, कुछ कमी कुछ भी है अगर, उसके बाद वापस क्या करते हैं, रीड्राफ्टिंग और फिर सबमिट। तो ये हो गया प्रोसेस राइटिंग, प्रोसेस अप्रोच। क्लियर है ये, हो गया। ग्रुप में वो सभी
एक ही ग्रुप है और एक ही ग्रुप है और ग्रुप एक की ना नया वाला क्वेश्चन मिला देखो। डिक्टेशन से भी पूछ लेता है। टाइप्स ऑफ राइटिंग, ये भी जनरल टाइप्स, क्योंकि टाइप से भी आता है क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ राइटिंग, पहला क्या था आपका एक्सपोजिटरी, नाम से ही समझते हैं ना। एक्सपोजिटरी मतलब एक्सपोज से बना है। एक्सपोज का मतलब क्या होता है, कोई चीज आप एक्सपोज कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो। एक्सपोज का मतलब क्या होता है, ठीक है सुन ले तो ना, खुलासा कर। खुलासा किस चीज का करते हैं, खुलासा किस चीज का करते, सच्चाई का। झूठ का खुलासा होता है, झूठ सामने होता है, उसके पीछे जो सच होगा उसका खुलासा। तो यहाँ पे खुलासा कहने का मतलब क्या है, फैक्ट। एक्सपोजिटरी राइटिंग में हम क्या लिखते हैं, सिर्फ फैक्ट लिखते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जिसको आप बढ़ा चढ़ा के डिस्क्राइब करो, ठीक है। एक्सपोजिटरी राइटिंग में हम फैक्चुअल डेटा के बारे में बात। उदाहरण उदाहरण बताओ। जैसे आपको क्या करना है, सर्वे करना, तो सर्वे में आप जगह जगह जाके जब सर्वे करते हो तो उसका फिक्स डेटा देते हो ना, इतने शहर में इतने लोग थे, इतनी लड़कियां, इतने लड़के, वो भी राइटिंग है। लेकिन वहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा के कुछ डिस्क्राइब करते हैं क्या, नहीं करते। तो जहाँ पे हम फैक्ट को, एक्चुअल डेटा जहाँ पे लिखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो क्या कहलाता है, एक्सपोजिटरी राइटिंग। फिर होता है डिस्क्रिप्टिव। अब उसी डेटा को अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना तो कैसे लिखोगे, आपने सर्वे किया और उसका अगर आपको एक्सपोजिटरी राइटिंग बोलता है तो उसका पूरा डेटा दे दो, और अगर उसी को डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में लिखने के लिए कहें तो पूरा इन्फॉर्मेशन हाँ, उसका क्या देंगे, पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। एक्सप्लेन करना, इसको क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करोगे कि गांव में इतने इतने लोग हैं, ये लोग ज्यादा काम इस चीज पे ज्यादा काम करते हैं, ये वाली चीजें ज्यादा है, जो भी आपको देना है आप उसको वहाँ पे साक्षरता दर इतनी है या जो भी। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल बताओ, और इसके अलावा ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ये सब किसमें आता है, डिस्क्रिप्टिव। मतलब कोई टॉपिक आपके पास है, उसको आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। पर्सुएसिव राइटिंग, पर्सुएसिव शब्द से क्या समझते हो, पढ़े कन्विंस करना। तो जैसे स्पीच है वैसे ही क्या होता है, राइटिंग होगी। उदाहरण बताओ। पर्सुएसिव मतलब मनवाना, एग्री करवाना किसी को अपनी बात। पर्सुएसिव राइटिंग का उदाहरण बताओ, कौन कौन सी ऐसी राइटिंग होती है जिसमें हम सामने वाले को अपनी बात में एग्री करवाते। डिक्टेशन डिक्टेशन में तो जो लिखा है वो बस बोल दे तो एज इट इज वो लिखते हैं। राइटिंग ऐसे मैम वो आते हैं नंबर अकॉर्डिंग लिखने में नहीं, पर्सुएसिव राइटिंग मतलब आप ऐसा लेटर या कोई ऐसी चीज लिखोगे कि सामने वाला आपकी बात मान जाए। जो ऐड आते हैं न्यूज़पेपर में लिखे हुए, वो कैसे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट। जो भी पैम्फलेट पॉम्फलेट वगैरह छपते हैं, एक महीने में सीखे पर इंग्लिश। यूट्यूब के जो थंबनेल्स होते हैं, एक हफ्ते में ऐसी इंग्लिश सीखेंगे कि 7 दिन में सीटेड पास। 7 दिन में सीटेट पास। अब जाते हो ना उसके अंदर, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ऐसी होती है, देखते तो क्या है और अंदर जाके कुछ नहीं मिलता।
वो परसुएसिव, सिर्फ बाहरी तौर पे परसुएसिव होती है, आप प्रलोभन कह सकते हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट होता है। और एप्लीकेशन, आवेदन, आवेदन मेरी तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं शाला आने में असमर्थ हूँ, भले तबीयत खराब नहीं घूमने जाने। वो एप्लीकेशन, जब हम कोई भी चीज पे जब किसी को आवेदन लिखते हैं तो आवेदन की भाषा हमेशा ऐसी होती है कि सामने वाला मान ले। तो क्या प्रार्थना कर रहे हो कि आपको छुट्टी मिले, या आपको कोई फीस माफ कराने के लिए आप आवेदन लिख रहे हो, तो कैसे लिखोगे? मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण, भले आपकी स्थिति सब सही, तो आवेदन में हम क्या करते हैं? आवेदन लिखते इसलिए ताकि सामने वाला आपकी बात में अग्री हो जाए और आपको जो भी आवेदन है उसको ग्रांट करे। और ये भी एडवर्टाइजमेंट। तो ये सभी क्या है? हाँ, और किसी को वो क्या लेटर लिखते हो? कंप्लेन। जब आप कंप्लेन करते हो तो दूसरे की, तो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हो कि भले आप गलत हो पर जिसके अगेंस्ट आप गलत लिख रहे हो वो गलत था। नरेटिव और प्रोडक्टिव राइटिंग। क्या है नरेटिव, प्रोडक्टिव? प्रोडक्टिव का मतलब क्या होगा? तो क्या करें? है नहीं, उसको हम क्या कर रहे हैं? जो एक्चुअल नहीं है, हम क्या कर रहे हैं? उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूस करना मतलब निर्माण करना। जैसे स्टोरी लिखते हैं, एक्चुअल होती है क्या? आपने उसका निर्माण किया। नॉवेल और नरेटिव का मतलब क्या होता है? नरेशन मतलब, नरेट मतलब बातचीत। तो जहाँ पे बातचीत हो, बातचीत कहाँ होगी? जहाँ पे कैरेक्टर्स हों। स्टोरी में कैरेक्टर्स होते हैं, नॉवेल, कोई भी ड्रामा, पोएट्री में होते हैं नहीं? पोएट्री में भी कैरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि पोएट्री के टाइप्स है ना अलग। नरेटिव पोएट्री भी, जैसे आप एपिक पढ़ते हो, महाभारत, ये सब श्लोक, उसमें है ना कैरेक्टर्स। पोएट्री, स्टोरी, नॉवेल, ड्रामा, पोएट्री, बायोग्राफी, ये जितने भी आ जाएगा इसी में। ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मतलब जितनी भी क्रिएटिव राइटिंग है वो सब इसमें आते हैं। क्रिएटिव राइटिंग में आपका सब आता है, फिक्शन, नॉन फिक्शन। फिक्शन, नॉन फिक्शन समझते हो? फिक्शन मतलब, फिक्शन मतलब कल्पना या काल्पनिक, ये सब काल्पनिक है, इसको कल्पना करके लिखा गया। और नॉन फिक्शन मतलब अकाल्पनिक, जैसे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये सब क्या होती है? अकाल्पनिक होती है। जो सत्य है वही लिखा जाता है, किसी की जीवनी लिख रहे हो, आत्मकथा लिख रहे हो, तो वो नॉन फिक्शन। जैसे किसी के डेथ या उसके बाद जो उसका आलेख लिखा जाता है, उसको क्या बोलेंगे? उसमें हम किसी की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं ना, पोएट्री के फॉर्म में हो सकता है। किसी की प्रशंसा करना, वो आपका नॉन फिक्शन में आता है। तो भी हम ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे या जो आदमी जिंदा है? देखो, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या था? उनके जीवन की कोई घटना, एक विशेष घटना या पूरे जीवन के बारे में सच्चाई जहाँ पे, वो बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी खुद से लिखेंगे तो ऑटोबायोग्राफी, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखेंगे तो जैसे अभी लता मंगेशकर के ऊपर अगर कुछ लिखा है पेपर में, तो किसके अंदर में जाएगा? बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी? ऑटो का मतलब होता है स्व। खुद से लिखा। हाँ, तो किसी का जीवन, अपना जीवन अगर आप खुद से डिफाइन कर रहे हो तो वो ऑटोबायोग्राफी। मैं आपके जीवन के बारे में हाँ, वो खुद लिखा हुआ है, वो ऑटोबायोग्राफी। क्रिटिकल राइटिंग,
जैसे क्रिटिकल रीडिंग पढ़े थे, क्रिटिकल लिसनिंग पढ़े थे, वैसे ही क्या है क्रिटिकल राइटिंग। क्या मतलब होता है इसका? क्रिटिकल राइटिंग क्या होती है? क्रिटिकल लिसनिंग क्या होती है? शब्दों को पकड़ लिया करो, शब्दों से ही सब बना है, कुछ भी अलग नहीं है। शब्दों एक्सपोज, डिस्क्राइब, परसुएस का मीनिंग अगर आपको पता होगा, किसी को एग्री करवाना, नरेट करना, प्रोड्यूस मतलब नहीं, जो नहीं है उसको बनाना। और क्रिटिकल, क्रिटिक से बना है, क्रिटिकिंग, क्रिटिकिंग मतलब क्या होता है? ठीक है, आलोचना में यहाँ पे दोनों चीजें आ जाती है, ठीक है। और आलोचना में दोनों, नेगेटिव तरीके से भी, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब होता है उसको हर तरीके से एनालाइज करना। ये किससे बना है? एनालाइज करना। तो ये क्रिटिकल राइटिंग कब होती है? इसको डायरेक्ट आप नहीं लिखो, किसी की राइटिंग को, तो वो हो गया लिसनिंग, जैसे मीटिंग में लिसनिंग में आ गया। क्रिटिकल राइटिंग का मतलब होता है कोई एक टेक्स्ट आपने पढ़ा, आपने शेक्सपियर का कोई प्ले पढ़ा और आपको उसमें कुछ कमी लगी, कुछ अच्छी लगी कोई चीजें, उनका जो स्टाइल है आपको उनके स्टाइल के बारे में कुछ कमेंट करना है, तो रीराइटिंग। ये एक्चुअल में क्या है? रीराइटिंग नहीं बोल सकते, कमेंट नहीं, एक तरह का क्या है ये? कमेंटिव राइटिंग। मतलब किसी ने कुछ लिखा और उसको रीड करने के बाद आप उसके बारे में जो अपना ओपिनियन देते, ठीक है, कमेंटिव या ओपिनियन भी बोल सकते हैं, उसको कहते हैं क्रिटिकल राइटिंग। जैसे ये समाज के बारे में अगर आपने रीराइटिंग नहीं किया, आपको समाज के बारे में उसकी आलोचनात्मक चीजें लिखनी है, तो क्या क्या लिख सकते हैं? जिसमें हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समाज के बारे में क्या करें? अपनी राय राय, ओपिनियन, ओपिनियन में सब आ जाता है। तो ये दोनों तरीके का हो सकता है, री रीडिंग भी हो सकता है, मतलब आपने किसी का टेक्स्ट पढ़ा और उसके बारे में कुछ कमेंट करना, कुछ लिखना, और चाहे तो किसी टॉपिक के बारे में अपनी कोई क्रिटिकल राइटिंग है, तो ये हो गया राइटिंग स्किल। सबको क्वेश्चन मिल गया? क्वेश्चन सॉल्व करके आना, फिर जो भी डाउट होगा मैं क्लास में। यहाँ तक कोई डाउट है? फिर टीचिंग मेथड्स कर मैम और कितनी क्लासेस एक ही भेजी हूँ क्या अभी तक मैं? फर्स्ट वाला नहीं भेजे थे पॉलिटिक्स, एक दे दिए एक बार भेज देना, हम लोग मैं सब भेज। इंग्लिश के बाद कितनी क्लासेस होंगी मैम? टीचिंग मेथड है, फिर मटेरियल्स है, रिमेडियल और असेसमेंट, 4 टॉपिक और ग्रामर भी सुना लेते हैं। नहीं ग्रामर का